सम्मानित देश प्रेमियों, देश के सभी वर्गों, सभी समूहों को भारत भारती का नमन। चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे का 28वां एपिसोड आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इस 28वें एपिसोड के अंतर्गत संस्था का 32वां अलंकरण समारोह संपन्न होगा। आज के इस 32वें अलंकरण समारोह के साथ साथ चिरंजीवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 115वां जन्म दिवस है। आज 23 जनवरी जो नेताजी की जन्म तिथि है को सुल्तानपुर के स्थानीय तिकोनिया पार्क में समय 1:30 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष श्री अनूप कुमार गुप्त जी करेंगे। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में सौभाग्य से हमारे बीच गुमनामी बाबा फैज़ाबाद के मकान मालिक श्री गुरु बसंत सिंह जी हैं। मुख्य वक्ता हिंदुस्तान दैनिक लखनऊ के कार्यकारी संपादक श्री नवीन जोशी जी हैं। विशिष्ट अतिथि जन संदेश टाइम्स दैनिक के समाचार संपादक श्री आदर्श प्रकाश सिंह जी। सभा का संचालन विद्वत कर्मठ श्री राधे श्याम जी कर रहे हैं। हम सर्वप्रथम इन अलंकरणों की जानकारी पुनः दे रहे हैं कि इस सम्मान सुल्तानपुर रत्न संस्था का सामाजिक स्तर का सबसे बड़ा सम्मान है। इस सम्मान में अतीत व वर्तमान शामिल किया गया है। इस सम्मान में हमारी मातृभूमि, हमारी जनपद सुल्तानपुर की एजस्वी भूमि पर अतीत के महापुरुषों को भी शामिल किया गया है और जिन महापुरुषों को इसमें शामिल किया गया है, आज जिनको सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया जाना है, उसमें देशभक्त स्वर्गीय मेहंदी हसन राजा हसनपुर को सम्मानित किया जा रहा है। इतिहास साक्षी है कि अंग्रेजों के क्रूरतापूर्ण व्यवहार और आज़ादी की लड़ाई
में जनपद सुल्तानपुर का एक सबसे महत्वपूर्ण राजघराना, जो हसनपुर राजघराने के नाम से जाना जाता था, और उसके उस समय के तत्कालीन राजा मेहंदी हसन साहब देशभक्ति के भावना में ओतप्रोत अपने राजपाट को छोड़कर संघर्ष के पथ पकड़कर उन्होंने अंग्रेजों से जो मुकाबला किया, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। ऐसे महान व्यक्तित्व को संस्था भारत भारती ने जनपद का सपूत मानकर उन्हें सुल्तानपुर रत्न से विभूषित करने की मरणोपरांत घोषणा की, और उनके वंशज ने आकर वह सम्मान ग्रहण किया। इस तरह सुल्तानपुर रत्न का यह सम्मान राजा हसनपुर के मेहंदी हसन साहब को दिया गया, जो स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास में जनपद के स्वर्ण अक्षरों में शामिल है। दूसरा, सुल्तानपुर रत्न राष्ट्रीय किसान आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय बाबा रामलाल जी को दिया गया। रामलाल जी हमारे जनपद के एक महत्वपूर्ण मोहल्ला पयागीपुर के निवासी थे, और आंदोलनों की रूपरेखा सुनते जागते समझते उन्होंने किसानों के शोषण के प्रति एक समूह खड़ा किया, और उनका वह किसान आंदोलन पूरे देश में पहला किसान आंदोलन था। उनके इससे पहले इतिहास के कहीं किसी भी पन्ने पर किसान समूह का आंदोलन की जिक्र कहीं भी नहीं। ऐसे सुल्तानपुर के सपूत बाबा रामलाल जी का आंदोलन और किसानों के पीड़ा के प्रति संघर्ष का आह्वान करने वाले रामलाल जी के आंदोलन से हमारे उस समय के राजनीतिज्ञ बहुत ही प्रभावित हुए, और उन्होंने रामलाल जी से मिलने के लिए हुए, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे उस समय के अग्रणी नेतृत्व के प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाले देश की आज़ादी की लड़ाई के अगुआ ने भी उनसे मिलने सुल्तानपुर आए, और उन्होंने बाबा रामलाल जी के उत्साह को, प्रबंधन को और आंदोलन को बहुत बल दिया, और देश का किसान उनके आंदोलनों को से प्रभावित हुआ, और उनके आह्वान पर उसने उनसे कदम से कदम मिलाकर चला। ऐसे व्यक्तित्व को, जो किसान आंदोलन की बीजारोपण करने वाले प्रथम
अग्रगणी सुल्तानपुर जनपद निवासी श्री रामलाल जी को सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित करने की निर्णय लिया गया और उनका परिवार, उनके परिवारीजन ने आकर उस सम्मान को ग्रहण किया। इसी क्रम में लोकतंत्र सेनानी मिसेज इंदिरा गांधी ने सन 1975 में जब देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी और एक तरह से हमारा आज़ादी पहले तो अंग्रेज़ों के गुलाम में थी और बाद में फिर हमारे तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने देश में आपातकाल की घोषणा करके लोकतंत्र के सभी अधिकारों का हनन किया, उसमें प्रतिबंध लगाए और यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण जी जैसे वयोवृद्ध, उनके इंदिरा जी के पितामह तुल्य, किसी समय आनंद भवन में उनकी गोद में खेलने वाली इंदिरा जी ने उनको भी गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया। ऐसे लोकतंत्र की हत्या होते देख जयप्रकाश जी के साथ साथ देश के हर कोने से वे लोग जो लोकतंत्र के हामी थे और इस तरह के तानाशाही के विरोध में थे, उन लोगों ने अपनी अपनी शक्ति अनुसार, अपनी अपनी इच्छा अनुसार उसका विरोध किया और प्रशासन ने ऐसे सभी लोगों को गिरफ्तार किया। उन्हीं में से हमारे जनपद के लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय त्रिभुवननाथ संडा जी भी गिरफ्तार हुए। संभवतः जहाँ तक मुझे याद है, इन लोगों ने 18 या 19 महीने जेल में संघर्ष के दौरान जेल में बिताया। यही नहीं कि उन्होंने लोकतंत्र सेनानी के रूप में जेल में पहली बार संघर्ष किया। ये ऐसे कर्मठ, ऐसे संघर्षशील और ऐसे बहादुर व्यक्ति थे कि कभी भी इन्होंने अत्याचार, चाहे वो एक पुलिस वाले को अनाधिकृत रूप से मारने वाले पुलिस रहा हो, चाहे नगर कोतवाल रहा हो, चाहे नगर के एसपी रहे हों, किसी ने भी यदि अमानवीय व्यवहार साधारण से साधारण व्यक्ति के साथ करने का प्रयास किया और वह त्रिभुवननाथ संडा जी के नज़र में आया या उस घटना के समय वो उपस्थित रहे, तो उन्होंने अपने को उसमें शामिल करते हुए और बड़े बड़े अधिकारियों और पुलिस वालों का विरोध किया और उनकी इस साहसिक कदम का पूरा जिला उनके मरणोपरांत तक उनका सम्मान करता रहा। उनका संबंध राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े राजनेताओं से था। डॉक्टर लोहिया जैसे विचारक, पथ प्रदर्शक लोग उनके संपर्क में थे और प्रायः जब वो सुल्तानपुर से ऐसे राजनीतिक जाया करते थे
तब वो उनके यहाँ रुकते थे। जनेश्वर मिश्र, डॉक्टर लोहिया साहब, और यही नहीं कि वो केवल समाजवादी राजनेताओं के ही प्रिय थे, कांग्रेस या अन्य किसी भी राजनीतिक दल के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत थे। वह भी सभी राजनीतिज्ञों को सम्मान देते थे, लेकिन उनके विचारों के विरोध में हमेशा खड़े रहते थे, क्योंकि उनके विचार से वो सहमत भी नहीं थे। और संघर्ष की एक अनूठी मिसाल उन्होंने जनपद में पेश किया, और वो अनेकों बार भारत की आज़ादी की लड़ाई में जेल गए। ऐसे मातृभूमि के सपूत, जनपद सुल्तानपुर के सपूत को भारत भारती ने सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया। आगे चलकर उन्हीं की पुत्रवधू कुछ समय के लिए भारत भारती जैसी संस्था की सचिव भी बनी। हमारी संस्था में महिलाओं का फिलहाल कोई वो नहीं प्रविष्टि नहीं थी, इसलिए भारत भारती ने उनको अपना सचिव बनाया, और जितने समय तक वो भारत भारती की सचिव रहीं, उन्होंने प्रखरता से, स्पष्टता से और निडरता से भारत भारती का भी नेतृत्व किया। उसी के बाद परिवर्तन के साथ साथ त्रिभुवननाथ संडा जी का सुपुत्र, एकमात्र सुपुत्र श्री अनूप संडा ने भी विधायक का चुनाव लड़े, और उनकी सरलता, उनकी कार्यशैली को जनता ने स्वीकार किया। उनके साथ उनके पिता की धरोहर, जो एक आदर्श पुरुष के रूप में थी, उसका भी उनको लाभ मिला, और वह एक नहीं 2 सत्र तक जनपद सुल्तानपुर के विधायक रहे, और उन्होंने एक राजनीतिक के रूप में कम, जनमानस की सेवा के रूप में उन्होंने ज़्यादा कार्य किया। ऐसे महान सपूत को के श्री त्रिभुवननाथ संडा जी को भारत भारती ने सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया, और उनके परिजनों ने, उनकी पुत्रवधू ने आकर उनका सम्मान ग्रहण किया। श्री श्यामचरितमानस, रामचरितमानस तो आपने आपकी जुबान पर रटा हुआ है, पूरे विश्व जानता है कि रामचरितमानस जैसे रामचरित्र से संयोजित धर्म पुस्तक रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और पूरा मानव चरित्र, भारतीय संस्कृति, भारतीय आदर्श और मानव की मर्यादा के प्रतीक श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले भारत में भगवान रामचरितमानस की जो महिमा है, उससे सभी जानकार है। लेकिन उसी क्रम में आपने शायद सुना नहीं होगा, या आप तक यह जानकारी नहीं पहुंची होगी कि सुल्तानपुर जनपद के एक वृद्ध व्यक्ति
जिनको आज से लगभग 15 साल पहले स्वप्न में एक दिशा निर्देश मिला कि जिस तरह से रामचरितमानस इस समाज में, इस भारतीय संस्कृति में समाहित है, उसी तरह तुम भी श्री श्यामचरितमानस की रचना करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा स्वप्न उनको आया और वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, साधारण नागरिक के रूप में उनका रहन सहन था। एक छोटे किसान भी थे और अभी भी हैं वो। ऐसे श्री रामचरितमानस का स्वरूप भी एकदम रामचरितमानस जैसा ही है और उतनी ही सारगर्भित है। अगर उसे सामने रख दिया जाए तो अगर लिखा ना हो ऊपर तो ये पहचानना मुश्किल होगा कि कौन श्री रामचरितमानस है और कौन श्री श्यामचरितमानस। इस तरह की रचना करने वाले सुल्तानपुर के सपूत श्री माधव राम यादव ने जब वो पुस्तक को समाज के सामने वो लाए तो ऐसा लगा कि वास्तव में एक विभूति है और उसके अंदर की जो भगवान कृष्ण के चरित्र कार्य संघर्ष का वर्णन है वह भी श्री रामचरितमानस जैसे दोहे में ही है। इस तरह से अगर आपकी इच्छा हो तो कभी श्री श्यामचरितमानस भी पढ़ने का प्रयास करें। बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही सत्यपरक पुस्तक है। ऐसे माधव राम यादव जी को भारत भारती ने सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित किया और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जो दिवंगत व्यक्तियों को संस्था भारत भारती सुल्तानपुर रत्न देती है उनको केवल प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र और प्रमाण पत्र ही पेश करती है। लेकिन जब किसी जीवित व्यक्ति को सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित करती है तो उनको प्रोत्साहन स्वरूप 21,000 रुपया नकद दिया जाता है। पूर्व में मैं बता चुका हूँ कि संस्था भारत भारती न तो शासकीय कोई आर्थिक सहयोग लेती है क्योंकि यह सेवा की एनजीओ नहीं है, ये वास्तव में केवल समाज सेवा का एक पृष्ठ है और न ही समाज से किसी प्रकार का चंदा लेती है। हमारे विधान में, संस्था भारत भारती के संविधान में स्व संस्था के लिए किसी प्रकार का चंदा मांगना अवैधानिक है। केवल हमारे संस्था के सदस्यों की आय का स्वेच्छा से 1% वार्षिक दान दिए जाने की धनराशि ही भारत भारती की पूंजी है। यहाँ तक कि भारत भारती का कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है और ना ही हम लोग कोई धन संग्रह करते हैं। हमारा काम जब आ जाता है, हमारा आयोजन जब आता है तो हम अपने से वह धन उस तारीख तक, निश्चित तारीख तक इकट्ठा कर लेते हैं और कार्यक्रम करके उसका व्यय कर देते हैं। ये हमारे आर्थिक धन की स्रोत भी है और पारदर्शिता भी है। तो इस तरह माधव राम जी को श्री श्यामचरितमानस की रचना करने के उपलक्ष्य में, योग्यता में उनको
सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित करके 21,000 रुपये का सहयोग दिया गया। इसी क्रम में हमारा दूसरा जो सम्मानजनक अलंकार है, अलंकरण, उसका नाम है लोकमणि। लोकमणि खास तौर से प्रकृति से जुड़े हुए लोगों के लिए ही होती है, और प्रकृति में जुड़े हुए लोगों में जैसे किसान से जुड़े हुए लोग, शिल्पकार जैसे बहुत अच्छा मूर्तिकार हों या बहुत अच्छे संगीतज्ञ हों, ऐसे लोगों को भारत भारती लोकमणि सम्मान से विभूषित करती है। उसी क्रम में भारत भारती ने लखनऊ विश्वविद्यालय की एक अध्यापिका उषा जी को उनके आविष्कार एक उन्नत चूल्हे का आविष्कार किया उन्होंने, और ऐसा चूल्हा जब उन्होंने बनाया तब हमारे देश में गैस की बड़ी किल्लत थी, और गैस के चूल्हा भी सामान्यतः संपन्न लोगों के यहाँ ही उपलब्ध होता था, क्योंकि उसके कनेक्शन भी बहुत मुश्किल से मिला करते थे। इस तरह के परिवेश में लखनऊ विश्वविद्यालय के एमएमसी रिन्यूएबल एनर्जी विभाग की डॉक्टर उषा वाजपेयी ने एक उन्नत चूल्हे पर क्या खूब चढ़ी मिड डे मील, क्या खूब चढ़ी मिड डे मील के नाम से कि हांडी, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब गांव में ये चूल्हा गया तो इस चूल्हे की कीमत केवल 200 रुपये थी, और इसमें प्रदूषण के हिसाब से धुआं नहीं निकलता, और जो साधारण चूल्हे में लकड़ियाँ जलाकर तापमान खाना बनाने वालों को मिलता था, उससे 5 गुना अधिक तापमान इनके चूल्हे से मिला। और एक समय ऐसा था कि जब इनके चूल्हे का इन्होंने आविष्कार किया और गांव में वो चूल्हा गया तो इसकी इतनी मांग हुई, महिलाओं ने इसको इतना पसंद किया कि उस चूल्हे की मांग ये पूरी नहीं कर पाती थीं। हमेशा इनके पास उसकी मांग निर्माण से अधिक होती थी, और यह चूल्हा एक आदर्श, महिलाओं के लिए आदर्श चूल्हा बन गया। कीमत भी बहुत कम थी। उनमें ईंधन, खुले चूल्हे में जितना ईंधन लगता था उससे 10% ईंधन केवल चूल्हे में लगाया जाता था। धुआं विहीन था, धुआं नहीं निकलता था, और तापमान अधिक मिलता था जिससे खाना जल्दी बनता था। ऐसे उन्नतशील चूल्हे के निर्माण करने वाली उषा वाजपेयी जी को भारत भारती ने लोकमणि सम्मान से विभूषित किया। लोकमणि सम्मान के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र, अंग वस्त्र के साथ साथ 10,000 रुपये का प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाती है। उषा जी सुल्तानपुर आईं, अपने पति के साथ आईं,
और वह उन्हें जब यह सम्मान दिया गया तो उनकी आंखें डबडबा आईं। वो खुशी से इतनी आत्मविभोर हो गईं कि उन्होंने भारत भारती को हृदय से सराहा। उन्होंने इसलिए नहीं सराहा कि उनको रुपए मिले, इसलिए नहीं सराहा कि उनके उन्नत चूल्हे की प्रशंसा हुई। उन्होंने इसलिए चाहा कि आज भी हमारे समाज में या देश में ऐसे संस्थाएं, ऐसे लोग हैं जो इन मूल्यों की कदर करते हैं और उस कदर में वह इतना महत्व देते हैं। इसलिए वो बहुत ही आत्मविभोर हुई और उन्होंने यह सम्मान स्वीकार किया। उनकी यह प्रेस रिपोर्ट थी जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। इस तरह से उन्हें हम लोगों ने सम्मानित किया, लोकमणि सम्मान। यह सम्मान बड़ा मुश्किल से ऐसा व्यक्तित्व मिलता है जो इस तरह के परिवेश में शामिल रहता हो। इसीलिए इसमें प्रायः पात्र मिलते ही नहीं, और पात्र मिलते हैं तो जैसे कल मैंने बताया था कि सुल्तानपुर के एक राम कीरत मिश्र जैसे लोग थे जिन्होंने कृषि पर काम करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम पैदा किया और आज भी करते रहे हैं। बड़ी बड़े कृषि विशेषज्ञ उनके घर आते हैं और उनके अन्वेषण की अध्ययन करते हैं। उसी तरह जैसे मैंने भारत भारती ने उनको सर्वप्रथम पुरस्कार दिया था, उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर तक के पुरस्कार से हकदार बने। उसी क्रम में भारत भारती ने उषा वाजपेयी जी को, जो एक विश्वविद्यालय के शिक्षिका रहते हुए उन्होंने एक जनमानस के लिए चूल्हे का आविष्कार किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी थी और जनता के लिए बड़ी राहत का विषय था। इसलिए भारत भारती ने को ये ऐसे पात्र बहुत कम मिला करते हैं। इसके बाद भारत भारती का जो दूसरा बौद्धिक समाज के लिए अलंकार है, उस अलंकार का नाम है लोकरत्न। लोकरत्न बहुत सी श्रेणियों के लोगों में आता है, इसलिए इसमें हमारे पास पात्रों की संख्या अधिक रहती है और वो भी योग्य होती है। ओमकार नाथ वर्मा विकलांग हैं, अभी भी हैं, और विशेषता वो दिल्ली निवासी हैं। उनके कार्य की आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उनका ये राष्ट्रीय स्तर का रपट भारत भारती के सम्मान देने के बाद विकसित हुआ, बढ़ा और आज वो भी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति माने जाते हैं। इनकी विशेषता है ये विकलांग हैं। जब इन्होंने अपनी कार्य शुरू किया, ओमकार नाथ जी ने, दिल्ली निवासी, बाद में लोगों ने इनको दवा बैंक के नाम से जाना। अब दवा बैंक का मतलब आप समझें कि इनकी कार्यशैली शुरू बड़े छोटे स्तर से हुई। विकलांग थे, पड़े रहते थे। विचार इनके मन में एक आया कहीं से कि जिन भी घरों में रोगियों के लिए, बीमार लोगों के लिए दवाएं आती हैं, डॉक्टर लिखता है और वह दवा दिन 2 दिन 4 दिन चलती है, या तो वो ठीक हो जाते हैं या डॉक्टर दूसरी दवा बदल के लिखता है, वो दवा बेकार मान ली जाती है। ऐसी दवाइयों का संग्रह करना इन्होंने दिल्ली जैसे नगर में शुरू किया।
जबकि वो स्वयं विकलांग थे। और हर दरवाजे पर जाकर जैसे भिखारी भिक्षा मांगता है, उसी तरह आवाज लगा लगा कर कि घर में बेकार पड़ी दवाइयाँ दान दीजिए, घर में बेकार पड़ी दवाइयाँ दान दीजिए। और जो दवाइयाँ इनको मिलती थीं, उन दवाइयों को ये जनता के अस्पतालों में गरीब भर्ती मरीजों के लिए ये वहाँ एक काउंटर लगाते थे और ये आवाज़ लगाते थे कि हमारे पास संग्रह दवाइयाँ यदि किसी मरीज की ज़रूरत पूरी कर सके तो आकर निःशुल्क ले जाए। इस तरह का कार्य जब उन्होंने शुरू किया तो पहले तो लोगों ने हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बाद जब उनकी मेहनत लगन लाई तब लोगों ने उनका ऐसा सहयोग किया कि दिल्ली के ज़्यादातर ज़रूरतमंदों को निःशुल्क दवा देने लगे। और आज तक वो ही काम कर रहे हैं। भारत भारती ने उनको सर्वप्रथम इस जानकारी के तहत आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया और वह अपने एक सहयोगी के साथ सुल्तानपुर आए। जो जिस भी विभूत को हम बुलाते हैं, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वह जनपद का हो, उसके आने जाने का खर्च तथा रहने सहने भोजन इत्यादि की व्यवस्था संस्था ही करती है। संस्था ने उनको होटल में रुकाया कि भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई और उनको 23 जनवरी 2012 को सम्मानित किया गया। लोक रत्न सम्मान में सभी अन्य वस्तुओं के साथ साथ नगद 5,000 रुपये दिए जाते हैं। उनको भी यह सम्मान दिया गया। उसी क्रम में लोक रत्न के श्रेणी में स्वर्गीय शौकत अली पिलखुआ गाजियाबाद पर हित में प्राण न्योछावर करने वाले तत्कालीन सभासद, पिलखुआ जैसे कस्बे में रहने वाले शौकत अली साहब, ये वहाँ के सभासद थे। सुबह किसी कारणवश बाहर निकले। उनका निवास रेलवे स्टेशन के बगल था। उनकी नज़र एक दो बच्चों की पर पड़ी जो रेलवे की पटरी पर खेल रहे थे, यानी बीच में, दोनों रेलवे लाइन के बीच में वो खेल रहे थे। वो सुध बुध नहीं थी कि हम कहाँ हैं। और सभासद महोदय ने देखा, शौकत अली साहब ने देखा कि वो ट्रेन आ रही है और बच्चे इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। भावना से प्रेरित होकर उन्होंने तुरंत बच्चों को बचाने के लिए पटरी के बीच कूद पड़े। बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन स्वयं उनकी मृत्यु हो गई उसी रेल दुर्घटना में। ऐसा तत्काल निर्णय लेना, ऐसे मानवीय भावना से प्रेरित होना, यह ईश्वर की ही प्रेरणा है। शौकत अली साहब का तो अंत हो गया, लेकिन उन्होंने दो नन्हे मुन्ने बच्चों को बचाने में अपने प्राण गंवाए। आज छोटी छोटी बातों पर लोग प्रायः हिंदू मुस्लिम की बात विवाद किया करते हैं। कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो मानवीय पक्ष के लिए बहुत ही घृणित होती है।
लेकिन उसके बावजूद पता लगाने पर जब पिलखुआ गाजियाबाद भारत भारती की टीम सच्चाई जानकारी करने के लिए पहुंची तो पता लगा कि वो दोनों बालक किसी हिंदू परिवार के थे। क्या उनको मन में ये कभी आया जब तत्काल घटना देखी उन्होंने कि मैं हिंदू को बचा रहा हूं कि मुस्लिम को बचा रहा हूं? ऐसे मानवीयता की पूजा की जानी चाहिए और भारत भारती और कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन मरणोपरांत उन्हें लोक रत्न के सम्मान से विभूषित किया। यही हमारा कर्म है और इसी कर्म से भारत भारती को आत्मसंतोष होता है। इसी क्रम में सरदार गुरमुख सिंह ग्राम सिराया, सिगौरी, जिला खीरी के रहने वाले सरदार गुरमुख सिंह एक विशेष कार्य के लिए उनकी भी विशेषता का आप सुनेंगे तो आत्मविभोर हो जाएंगे। किसी पास की नदी में नाव में बैठकर वे खुद और शेष 8-10 लोग यात्री नाव से नदी पार करने के लिए एक नाव पर बैठे और नाव पर बैठने के बाद नाव जब नदी के गई तो किसी कारणवश नाव पलट गई और उसमें 2-4 लोग तो तैरना जानते थे जो तैर कर निकल गए, बाकी 6 लोग डूबने लगे। उसी नाव पर ये भी बैठे थे, इनके भी अपने आत्म रक्षा के लिए ये भी बेहाल थे, परेशान थे। एन केन प्रकेण इन्होंने नदी के कीचड़ में एक कोई पिलर गड़ा हुआ मिला, उसी के सहारे ये बाहर निकले और जब बाहर निकले तो ऐसे वक्त लोग अपने प्राण बचाकर भागते हैं, लेकिन इन्होंने जब बाहर निकले और देखा कि और लोग डूब रहे हैं तब इनको एकाएक ज्ञान आया, ध्यान आया और इन्होंने अपनी पगड़ी खोलकर नदी में फेंकी और चिल्लाए कि पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। तो डूबते को जैसे कहा जाता है तिनके का सहारा, वो तिनके का सहारा मानकर डूबते हुए लोगों ने हाथ पैर मारा तो उनकी पगड़ी उनके हाथ में आई और उसके पहले कि वो 6 लोग पगड़ी पकड़ लें तो ये इनके खुद भी डूब जाने या गिर जाने का खतरा था। इन्होंने पास खड़े 2-4 लोगों को गुहार मचाई, चिल्लाए आओ भाई बचाओ भाई बचाओ भाई। तो बगल के 2-4 लोग भागते हुए आए और उन्होंने पगड़ी का एक छोर जो उनके हाथ में था मजबूती से पकड़ा और जिन डूबते लोगों ने इनकी पगड़ी को पकड़ा था उनको खींचा और खींचकर 6 लोगों की इन्होंने जान बचाई। ऐसे सरदार गुरमुख सिंह को जिला जो खीरी के सिरैया गांव में रहते थे, उनको सूचना देना भी बड़ा दुर्बल था। हम जो सूचनाएं देते हैं, भारत भारती जो सूचनाएं देती है, वह अपने स्तर से पुष्टि करने के बाद जिलाधिकारी को पत्र लिखती है, जिलाधिकारी से मांग करती है कि ऐसे व्यक्ति की पहचान और पता देने का कष्ट किया जाए। तो कभी कभी आज से 10 वर्ष पहले मैंने जो अपना अनुभव है कि जिलाधिकारी या राज्यपाल भवन ऐसे पत्रों को प्रति विशेष सहानुभूति रखते थे
और उसका पत्र का जवाब भी देते थे और प्रयास करके उसकी जानकारियां भी लिया करते थे। लेकिन ज्यों ज्यों समय बदला त्यों ये कर्तव्य निष्ठा भी बदली। अब ऐसे लोग या कम ऐसे अधिकारी कम मिलते हैं जो ऐसे पत्रों को अहमियत देते हों। फिलहाल प्रयास करते करते प्रशासन से तो कोई सहयोग नहीं मिला। संयोग से मेरा भेजा हुआ पत्र किसी एक अजनबी को मिला जिसमें मेरा फ़ोन नंबर लिखा था। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, लैंडलाइन होती थी। उसने मुझे फ़ोन किया, हमने बताया। उसने कहा, अच्छा बाबूजी आप वेट करें, हम 1-2 दिन में आपको सूचना देंगे। और उस व्यक्ति ने उस सरदार जी तक हमारा समाचार पहुंचाया और वह समाचार सुनकर सरदार जी ने भी फ़ोन पर मुझे आश्वासन दिया कि बाबूजी जब आप इतना कर रहे हो, आपकी संस्था ऐसे ऐसे लोग खोज रही है, आप रहते सुल्तानपुर में हो, खोजते हो खीरीपुर, और इस तरह से हम आपसे बहुत प्रभावित हैं, हम जरूर आएंगे। 22 जनवरी को सुबह चलकर खीरी से बाई बस द्वारा और रात को 11 बजे सुल्तानपुर पहुँचे। एन केन पकेन उनको रास्ता भी नहीं मालूम था। किसी तरह वो रात को 11 बजे सुल्तानपुर पहुँचे। उनको ठहराया गया, भोजन कराया गया। दूसरे दिन जब मंच पर उनको सम्मानित किया गया और रुपया 5,000 उनको दिया गया तो वो रो पड़े। उन्होंने कहा, मैं इस मंच पर इसलिए नहीं आया हूं कि आप मुझे सम्मान दे रहे हैं या रुपया दे रहे हैं। मैं आपकी भावना से बहुत प्रभावित हुआ कि ऐसी भी संस्थाएं हैं जो ऐसे लोगों को खोज खोज कर सम्मान देती हैं। और तब उन्होंने बताया कि मैं बहुत संपन्न व्यक्ति हूँ, मेरे पास 80-90 बीघे खेत हैं, हमारे पास मछली पालने का तालाब है, हमारे पास 2-2 ट्रैक्टर और 2-2 ट्रकें हैं, हम घर से बहुत संपन्न हैं, हमारे पास 4-4 भैंसें हैं जिससे हमारा परिवार उनका सेवन करता है, दूध पीता है, तंदुरुस्त रहता है। इसलिए यह रुपया हम आपका नहीं लेंगे। उन्होंने वो रुपया 5,000 संस्था के फंड में गिफ्ट कर दिया और शेष सम्मान का अन्य अवशेष लेकर दूसरे दिन उनको संस्था ने सियाफ किया और रोते बिलखते हुए उन्होंने अंतिम विदाई तक उन्होंने भारत भारती की सराहना की। और उन्होंने कहा कि मैं अपने इलाके में जाकर इस बात का जिक्र करूंगा कि ऐसे भी लोग हैं। इस तरह से गुरमुख सिंह साहब को भी लोक रत्न से सम्मान दिया गया। सभी को 5,000 रुपये दिया जाता है, ये आपको बताया गया। उसी क्रम में फिर हमारा तीसरा अलंकरण है लोकभूषण। लोकभूषण सरकारी सेवा में लगे हुए कर्मचारियों, अधिकारियों, किसी भी स्तर का कर्मचारी हो, चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉई हो, चाहे IAS हो, उसकी कार्यशैली का मूल्यांकन करते हुए एक ही जैसा सम्मान सभी लोकभूषण से चयनित व्यक्तियों को दिया जाता है। उससे पूर्व संस्था भारत भारती ने देश के चर्चित IAS अफसर धर्म सिंह रावत, जिनका विवाद हमारे तत्कालीन प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी से चरम स्तर पर था, जिसपे इंदिरा गांधी को हस्तक्षेप करके उन्हें बचाना पड़ा, ऐसे धर्म सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री के विरोध में भारत भारती ने जब सम्मान दिया तो अखबारों ने उस समाचार को इतनी सुर्खियों में भेज दिया कि BBC लंदन तक से यह समाचार प्रसारित हुआ कि आज वीर बहादुर सिंह जी के
स्वयं के प्रदेश में उनके विरोधी IAS धर्म सिंह रावत को संस्था भारत भारती ने उन्हीं के प्रदेश जनपद सुल्तानपुर से सबको में सम्मानित किया गया। उसी क्रम में इस वर्ष शिव बहादुर प्रसाद CO सिटी सुल्तानपुर को उनकी कर्तव्यपरायणता, निष्पक्षता और निरीह व्यक्तियों के प्रति विशेष उदारता और उनकी कार्य संपन्न कराने में रात दिन लगकर संपन्न कराने की जो उन्होंने कार्यशैली दिखाई, वो यहाँ गरीबों के हृदय के मसीहा थे। हर निरीह व्यक्ति जब पुलिस के काम के लिए सोचता था तो सबसे पहले उन्हीं के पास जाता था और वो उसे गले लगाकर उसका कार्य करते थे। उसका अगर वो दुखी रहता था, उसके पास धन आने जाने का किराया नहीं होता था या वो भूखा रहता था, तो वो अपने पैसे से उसे लाई, चना, सतुआ जैसा भोजन कराते थे। उससे उसका दुख दर्द जानते थे और जहाँ तक उनके स्तर का काम रहता था उसे संपन्न भी कराकर उसे संतुष्ट करके भेजते थे। ऐसे CO सिटी शिव बहादुर प्रसाद जी को भारत भारती ने लोक भूषण से सम्मानित किया। उसी क्रम में हमारा चौथा अलंकरण है लोकदीप। यह अलंकार विशिष्ट छात्रों को, विशेष खिलाड़ियों को या 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार हरीश जायसवाल तहसील लम्भुआ को उसकी विशिष्टता के लिए लोकदीप से सम्मानित किया गया। इस तरह हमारा यह 32वां अलंकरण समारोह नेताजी सुभाष चंद्र जी को समर्पित हुआ। अब हम नेताजी नहीं कहते बल्कि चिरंजीवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, क्योंकि भारत भारती ने उनको अपने 2011 के अलंकरण समारोह में चिरंजीवी विभूत से, चिरंजीवी उपाधि से सम्मानित किया है, स्थापित किया है। इसलिए हम नेताजी को अब चिरंजीवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में जो 8 चिरंजीवी हैं उसमें 9वें चिरंजीवी के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैंने शामिल किया, संस्था ने शामिल किया, आप भी शामिल करें। आपसे ये करबद्ध प्रार्थना है कि जब कभी सुभाष जी के विषय में जिक्र करें तो उनको चिरंजीवी अवश्य कहें। इसी के साथ साथ हम आज के इस अलंकरण समारोह का विस्तार से आपको सूचना देते हुए विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।